evening, everyone. We are very happy and we are honored to welcome on this 19th installment of the Teach-Ins. We are happy to welcome Professor Satish Deshpande, who teaches sociology at the Delhi University. His particular research interests are the roots of class and caste inequalities. He has also looked closely at the politics and the history of social science disciplines. He has also been an important ally to some of us who look at the role of Indian languages in the teaching of social sciences. I teach in the School of Languages, and for us, some of these conundrums in this university, which represents the vast diversity of students in this country, for us some of these questions are very relevant, and Professor Deshpande's work has actually helped us think through some of these issues. I must say that he's as an important voice in the social sciences today. He's a reassuring and reliable ally when some of us want to talk about the politics of access to knowledge. And for me personally, it's been a pleasure listening to him talk about open access, which is going to be the principle of the JNU University Press that we will soon see in action. Today he's going to speak about worldview, university and nation. And given his work on the role of Hindi in the teaching of the social sciences, he is actually going to speak in Hindi today. And the title is Vishwadrishti, Vishwavidyalay aur Rashtra. So for this Thank you very much. मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ. हम सब टीचरों के लिए पिछले 19-20 दिन एक तरह का अजूबा रहे हैं. हम सबको ये बड़ा विस्मित करने वाली बात है कि छात्र स्वेच्छा से पूरा दिन क्लास अटेंड करने के बाद दोबारा शाम के वक्त फिर से लेक्चर सुनने आते हैं. तो जिस विषय पे मैं बोलना चाहूंगा आज वह है विश्व दृष्टि, विश्वविद्यालय और राष्ट्र. तो ये इनमें से कुछ शब्द बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ शब्द ज़्यादा बड़े न भी हों तो उन पर बड़ी बड़ी बातें हुई हैं. तो सीधे तौर पर, सरल तौर पर मैं आपको बता दूं कि मैं क्या कहने वाला हूं. मैं ये कहने वाला हूं कि विश्वविद्यालय इसलिए ज़रूरी है कि हम सब के लिए केवल अपनी व्यक्तिगत दृष्टि नहीं बल्कि एक विश्व दृष्टि की ज़रूरत होती है, वर्ल्ड व्यू की ज़रूरत होती है. और ये विश्व दृष्टि कोई कुदरती चीज़ नहीं है, कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है कि आपकी नज़र में कोई इस तरह का चश्मा, जादुई चश्मा, जिससे आपको हर चीज़, दुनिया की हर चीज़, ब्रह्मांड की हर चीज़ नज़र आने लगे. ऐसी कोई कुदरती अद्भुत चीज़ है नहीं. विश्व दृष्टि का मतलब ये होता है कि एक एकल व्यक्ति के तौर पर आप जहां भी हैं, जिस किसी भी धरातल पर हैं, जिस किसी भी हालात में हैं, जिस किसी भी संदर्भ में हैं, उसको अपनी व्यक्तिगत अनुभव को, अपने आत्मीय अनुभवों को आप जोड़ सकें उन व्यापक सामाजिक मुद्दों से जो आपके इर्द गिर्द घटित हो रही हैं. तो एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, सीसिल राइट मिल्स, अमेरिका के वामपंथी थे. ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ. तो उनका ये कहना था कि समाज विज्ञान, केवल समाजशास्त्र नहीं, समाज विज्ञान की भूमिका ये होती है कि वो व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत अनुभव और अपनी निजी परेशानियां, पर्सनल ट्रबल्स, इनको वो व्यापक सामाजिक मुद्दों से, पब्लिक इश्यूज से जोड़ सके. तो विश्व दृष्टि का मतलब यही है. और विश्वविद्यालय का काम है आपको एक बनी बनाई विश्व दृष्टि थमाने का काम नहीं है. विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय का असली काम यह है कि आप में वह विवेक जगाए जिससे कि आप अनेक विश्व दृष्टियों को परख सकें, उनका आकलन कर सकें
और आपको जो भी भाता हो बाद में उसको सतर्क, तर्क सहित, कुछ कारण सहित, केवल तर्क नहीं होंगे, कुछ भावुकता भी होगी, लेकिन सोच समझ कर उसे अपनाएं। तो अगर विश्वविद्यालय का काम यह है तो विश्वविद्यालय अपने आप में क्या है, तो मैं अपनी बात इसी से शुरू करना चाहूंगा, इस अद्भुत जमावड़े से। आप सब अपनी अपनी जगह अकेले व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व है, अच्छी खासी आपकी शख्सियत है, आप सब कोई न कोई हो, लेकिन जब हम सब यहां आकर के इकट्ठे होते हैं तो सामूहिक तौर पर हम एक अजीब अद्भुत सी चीज में अवतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और ये जो हस्ती है, ये एक सामूहिक हस्ती है, यही विश्वविद्यालय है। हमारे पास जो है वो यही है। जैसा कि हम देख रहे हैं, उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास ये इन मकानों के, इन भव्य भवनों के ताले चाबी उनके पास है, सारे अधिकारी उनके हैं, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, जितने भी अधिकारी हैं सब उनके हैं, राज सत्ता उनकी है, पुलिस उनकी है, उनके तो टीवी चैनल भी हैं। इसके अलावा उनके पास भक्तों की सेना है, लेकिन हमारे पास विश्वविद्यालय है। ईंट पत्थर की इमारतों से विश्वविद्यालय नहीं बनता, चाहे जितना उस पर आप ताला लगा लीजिए, बिजली मत दीजिए। विश्वविद्यालय बनता है हम जैसे लोगों से, हम जैसे लोगों से जो सवाल पूछ रहे हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, ईमानदारी के साथ ढूंढ रहे हैं। और ईमानदारी की पहली शर्त यह होती है कि विश्व दृष्टि जो होती है वो बाहर की ओर देखने वाली चीज केवल नहीं है। दृष्टि के लिए आपको सबसे पहले चाहिए दृष्टि बिंदु। टू हैव ए व्यू यू नीड ए पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड ए स्टैंड पॉइंट। दृष्टि बिंदु का मतलब स्टैंड पॉइंट। तो आप जहां खड़े हैं, जिस ओर देख रहे हैं, जिस कोण से देख रहे हैं, आपको वहां से वही दिखाई देगा जो उस कोण के लिए वाजिब है, जो उस कोण से दिखाई देता है। तो इसलिए सबसे पहली शर्त यह होती है विश्व दृष्टि पनपाने में, विश्व दृष्टि जगाने में, कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें। हम देखें कि हम, अगर मैंने अभी कहा कि हम विश्वविद्यालय हैं, ये सही है, हम विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय कोई और चीज नहीं है, हमसे अलग कोई चीज नहीं है। जीता जागता विश्वविद्यालय अभी यहाँ है और उसमें उसके हम सब अंश हैं। तो हमें यह देखना है कि ये विश्वविद्यालय ये क्या है, इसकी सामाजिक भूमिका क्या रही है, ये सामाजिक भूमिका कैसे बदल रही है, और इसके बदलने के कारण, जैसा कि हमारे कॉमरेड ने शुरू में ही कहा था, ये ऐसा दौर क्यों आ गया है कि विश्वविद्यालय पर तरह तरह के प्रहार हो रहे हैं, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग तत्वों से, अलग अलग कारण बताकर विश्वविद्यालय पर प्रहार हो रहे हैं। ये हमले क्यों हो रहे हैं, इसे हम कैसे समझें? तो इसके लिए जरूरी है कि हम शुरू करें विश्वविद्यालय की समीक्षा से, उसकी सामाजिक भूमिका क्या रही है और कैसे ये बदल रही है। तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि विश्व दृष्टि के लिए आत्मीय और निजी को व्यापक और सामाजिक से जोड़ना पड़ता है। तो मैं एक निजी अनुभव से शुरू करूंगा, जो कि अब जिसके बीते हुए लगभग 40 साल हो गए। साल था 1977। मेरा सबसे पहला राजनीतिक प्रदर्शन, प्रोटेस्ट मार्च, जिसमें हम लोग गए थे, वो प्रोटेस्ट मार्च भी देखिए संयोग से एक ऐसे व्यक्ति के लिए था जो देशद्रोह की अभियोग में बंदी था। जॉर्ज फर्नांडिस उसका नाम था। कोई बहुत उन दिनों का जाना माना ट्रेड यूनियन लीडर था, रेलवे मेंस यूनियन का लीडर था,
बम्बई के बंदरगाह के यूनियन का लीडर था, कई और यूनियनों का लीडर था। उसे बड़ौदा डायनामाइट केस नामक एक केस में देशद्रोह के उसे और उसके 15-20 और साथियों को बंद कर दिया गया था। जनवरी 1977 में इमरजेंसी को के प्रावधानों को वापस लिया गया और पहली बार 2 साल के बाद 18 महीने बाद पहली बार आम प्रदर्शन की अनुमति मिली। तो ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, ये इमरजेंसी के बाद का लगभग पहला प्रदर्शन था। और मेरे लिए तो खैर ये, मैं सेकेंड ईयर में था उस समय, थर्ड ईयर में अभी आया था, सेकेंड ईयर में इमरजेंसी लग गई थी, बीए कर रहा था। तो हम लोग गए थे आईटीओ की क्रॉसिंग से, हमें वो जो सुप्रीम कोर्ट तक करीब 500 गज हमें चलने दिया गया होगा और उसके बाद फिर सबको समेट करके वो बस जो होती है उसमें भर करके ले आया गया। तो हम लोग सब वही नारे वारे चिल्लाते हुए गए कि रिहा करो, जॉर्ज फर्नांडिस रिहा करो। तो मुझे एक तरह से, मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ उसका शीर्षक ये भी हो सकता था, देशद्रोह से देशद्रोह तक। 1977 के देशद्रोह से हम कितनी दूर आ गए हैं। आज भी आपके विश्वविद्यालय पर, पूरे विश्वविद्यालय पर, किसी एक व्यक्ति 2-4 व्यक्ति पर नहीं, पूरे विश्वविद्यालय पर यह आरोप रह रहा है कि ये देशद्रोही है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता देना चाहता था कि मैं जब विश्वविद्यालय की मेरी पहली राजनीतिक जो अनुभव रहा वो भी संयोग से देशद्रोह से जुड़ा था। दूसरा जो हम लोगों ने, हमारे साथियों ने जो मेरे साथ थे उस समय राजनीतिक काम किया, उन्हीं दिनों हमने चुनाव प्रचार किया। किसके लिए किया? एक बहुत बड़ी हस्ती थी, अब भी है, अटल बिहारी वाजपेयी। इनके लिए हमने चुनाव प्रचार किया। उन दिनों पूरी तरह से हमारी समझ नहीं बनी थी। मोटे तौर पर हम जानते थे कि हम लोग किसी तरह के वामपंथी हैं, पूरी तरह से तय नहीं हो पाया था कि समाजवादी हैं, वामपंथी हैं, और वो इस तरह की बहसें चल रही थी। लेकिन ये तय था कि इमरजेंसी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर बिजली का खंभा भी खड़ा होता है तो उसके लिए भी हम चुनाव प्रचार करेंगे। तो हमने पूरी ईमानदारी के साथ अटल जी के लिए आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर, कई वामपंथी दलों के साथ मिलकर घर घर जाकर के हमने प्रचार किया था। और हमारे को काम सौंपा गया था, क्योंकि हमें अंग्रेजी बोलनी आती थी थोड़ी बहुत, तो हमें भेजा गया सरकारी मकानों में, जो मंदिर मार्ग और जो गोल मार्केट के बीच जो सरकारी मकान है, मल्टी स्टोरी फ्लैट, तो उसमें भेजा गया। हमारे इम्तिहान होने को थे, ये जनवरी और मार्च के बीच का ये दरमियान है, और मार्च और अप्रैल में इम्तिहान होते हैं, सब परीक्षाएं होती हैं। और आपके साथ भी शायद आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। हमारे सारे टीचरान हमें रोकते थे, कॉलेज में रोकते थे, ये सब क्या कर रहे हो, बंद हो जाओगे, करियर तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन विश्वविद्यालय में एक तरह का माहौल था, एक खास तरह की ऊर्जा थी और एक खास तरह का जोश था, जिसने हम लोगों को, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे जैसे बहुत 20-30 लोग और थे, उन्होंने ऐसा काम उस समय किया। जबकि अभी तक वो समय नहीं आया है, लेकिन दुख की बात है कि बड़ा करीब लग रहा है। वो जितना डरावना वो समय था, हमारे जिस विभाग में मैं अभी पढ़ाता हूँ उसके, एक दिल्ली विश्वविद्यालय के उस विभाग से, समाजशास्त्र विभाग से, एक छात्र और एक शिक्षक बंद हो गए थे। लगभग 1.5 साल तक वो बंद रहे। तो ये कोई हंसी ठिठोला नहीं था, सड़क पर उतरना उस जमाने में बहादुरी का काम था। और अगर हम में ये बहादुरी जगी तो इसे विश्वविद्यालय ने जगाई। तो एक तरह से विश्वविद्यालय एक ऐसा माहौल है जो हमें अपने जो निजी जो डर लगता है, हर व्यक्ति, हर इंसान को डर लगता है, हर इंसान को ये परेशानी होती है, चिंता होती है अपने भविष्य के बारे में, तो उस चिंता से ऊपर उठने का एक अवसर देता है। ऐसा नहीं, और अगर हम विश्वविद्यालय की हिफाजत करना चाहते हैं तो इसी वजह से हम करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय ही उन संस्थानों में से एक है
जो हमको अपने स्वार्थ से ऊपर उठाता है। तो ये मैंने शुरू किया अपने निजी अनुभव से। मोटे तौर पर विश्वविद्यालयों की सामाजिक भूमिका शुरू से ये रही है, आधुनिक काल में ये रही है और आज भी ये है कि वो वर्चस्ववादी तबके के लिए काम करती है, और मोटे तौर पर आज भी ये सही है। इस बात को मानने में हमें परहेज नहीं होना चाहिए, और ईमानदारी की शुरुआत यहीं से होती है। हम सब आज़ादी वाला नारा तो हम लोग जानते ही हैं ना, और कई सारी चीज़ें हम गिना देते हैं कि हमें हम क्या चाहते के उत्तर में हम कई चीज़ें गिना देते हैं, लेकिन नारे लगाते वक्त हम ये नहीं गिनाते कि हमें नौकरी भी चाहिए। लेकिन ये सही है, इसमें हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो विश्वविद्यालय को ऐसा होना चाहिए कि वो हमें नौकरी के लायक बनाए, इसमें हमें कोई शर्म की बात नहीं लगती। लेकिन हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय हमें उससे भी कुछ और बनाए, उससे भी ऊपर ऊंचा उठाए, कि हम केवल नौकरी की ना सोचें, हम देश की भी सोचें और दूसरी तरह की समस्याओं की भी सोचें। लेकिन मोटे तौर पर अगर विश्वविद्यालय वर्चस्ववादी तबकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, तो इसकी योजना में, आधुनिक युग में इसकी योजना में कुछ ऐसे तत्व थे जिसकी वजह से इसमें अलग तरह से सोचने के लिए जगह हमेशा बनी रही। तो हालांकि इसे बनाया गया था वर्चस्ववादी तबके के लिए, लेकिन इसमें कुछ जगह ऐसी बच गई जहां जो यथास्थिति है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए जगह भी इसमें बन गई। और इसी जगह के कारण विश्वविद्यालय की एक खास हैसियत है कि वो एक तरफ सत्ता के साथ है, एक तरफ सत्ता के खिलाफ है। तो ये विरोधाभासी जो इसका चरित्र है, इसके कारण विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा का पूरा क्षेत्र एक तरह से संघर्ष और एक प्रकार के घर्षण का, एक प्रकार टाइप ऑफ फ्रिक्शन और तनाव, टेंशन से घिरा रहता है। हमारे जैसे देश में, जो गरीब देश है और जहां अब जमीन बांटने की बात तो नहीं हो सकती, उससे तो हमने इनकार कर ही दिया, जमीन हम नहीं बांट सकेंगे, न ही हम संपत्ति बांटने की अवस्था में हैं। आज के न्यू लिबरल युग में, पहले सतयुग, द्वापर, कलयुग, और जो कलयुग के बाद आता है वो है न्यू लिबरल युग। तो हम हैं न्यू लिबरल युग में। तो इस न्यू लिबरल युग में संपत्ति के बांटने की बात तो नहीं हो सकती। तो अगर हम एक लोकतांत्रिक देश रहना चाहते हैं और हम एक भीषण विषमताओं से घिरा देश रहना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं तो हमारी ये दोनों इच्छाएं साथ साथ पूरी नहीं हो सकती। या तो हम लोकतांत्रिक रहेंगे, जिसके लिए हमें विषमता की एक प्रकार से आहुति देनी होगी, या तो फिर हम विषमताएं बनाए रखेंगे, तो फिर उसके लिए हमें लोकतंत्र की आहुति देनी होगी। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास बहुत कम है, उनको हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास ऐसा कौन सा संसाधन है जो सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी के लिए काम आ सके? आज की तारीख में हमारे पास उच्च शिक्षा एकमात्र वो संसाधन है जिसे हम बांटने की स्थिति में हैं। तो अगर हमारे देश में की विषमता को थोड़ा भी अगर कम करना है, तो इसमें विश्वविद्यालयों का, उच्च शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ होगा। और यही कारण है, यही हमारे निजी स्वार्थों से उठकर एक व्यापक सामाजिक कारण है कि आज विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा का क्षेत्र इतने सारे संघर्षों, तनावों से घिरा है। इस पर एक घमासान मचा हुआ है आजकल, और इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा बता दूं। ये मेरे रिसर्च का विषय भी है, तो इस पर जैसा कि होता है कुछ लंबा बोल जाने का जोखिम हमेशा बना रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे संक्षेप में बोलने की। हमारा उच्च शैक्षणिक जो क्षेत्र है वो
इतनी तेजी से बदला है पिछले 15 सालों में, 15-20 सालों में इतनी तेजी से बदला है, शायद दुनिया में किसी भी देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में इतनी जल्दी इतना बदलाव नहीं देखा गया है। सन 91 लगभग न्यू लिबरल युग में, सन 91 से लेकर के लगभग 2013 तक, जो सबसे ताजा आंकड़े हमारे पास हैं वो 2013 तक के हैं, तो उनमें हमें ये बताया जाता है कि नामांकन जो दाखिले जो हुए हैं उच्च शिक्षा में, उनमें 6.5 गुना वृद्धि हुई है। आज हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप जैसे नौजवान 3.25 करोड़ हैं, 3.25 करोड़ 323 लाख, जो कि 3.25 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा है। वृद्धि के साथ साथ इसमें और तरह के बदलाव भी आए हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, तेजी से निजीकरण हो रहा है और आज हम इस स्थिति में हैं कि लगभग 65% छात्र जो उच्च शिक्षा में हैं वो निजी संस्थानों में पढ़ते हैं और सभी संस्थानों में से लगभग 75% संस्थान निजी संस्थान हैं। तो एक तरफ निजीकरण हुआ है, एक तरफ बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके बावजूद जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहलाता है, यानी सकल नामांकन दर, हिंदी में कह देने से शायद कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन ये आंकड़ा हमें बताता है कि जो उच्च शिक्षा योग्य आयु वर्ग है, एज ग्रुप है, उसका कितना प्रतिशत वाकई उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लिए हुए है, यानी एनरोल्ड है। तो ये प्रतिशत अब सरकार हमें बताती है कि ये लगभग 24% है। यानी आप लोग जो यहां बैठे हैं, आपके आयु वर्ग के आप 1/4 भाग यहां बैठे हैं। हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है उसके लिए 3 आपके हम उम्र उच्च शिक्षा से बाहर है। तो इतनी जो वृद्धि हुई है, अब हमारे यहाँ लगभग 750 विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थानें हैं। इसके बावजूद अभी उच्च शिक्षा की कमी है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सामाजिक विषमता की। विश्वविद्यालय बढ़ते गए, दाखिले बढ़ते गए, लेकिन क्या विश्वविद्यालयों का, खासकर अभिजात विश्वविद्यालयों का, एलिट सेक्टर जिसे कहते हैं, जिसमें आपका विश्वविद्यालय और कुछ चंद और विश्वविद्यालय शामिल हैं, इस एलिट सेक्टर का सोशल कॉम्पोजिशन, इसकी सामाजिक संरचना क्या बदली है? शुरू में जैसा कि अपेक्षा की जा सकती थी, विश्वविद्यालयों में कथित ऊंची जातियों का वर्चस्व था और उच्च शिक्षा केवल उनके लिए थी जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी इसके लिए एक तरह से तैयार हैं। लेकिन पिछले 20 वर्षों में हमारे अभिजात विश्वविद्यालयों में भी इनकी सामाजिक संरचना बहुत जल्द बदल रही है और इस बदलाव के कारण भी घर्षण पैदा हो रहा है, तनाव पैदा हो रहे हैं। इसको भी, इस व्यापक जो बदलाव है, इसको भी मैंने बहुत करीब से देखा हैदराबाद विश्वविद्यालय में, जहां मैंने लगभग 5 साल अध्यापन काम किया। सन 91 में मैं वहां पढ़ाना शुरू किया मैंने, और संयोग से देखिए कि वही साल था जब बाबरी मस्जिद ढहा और उसके बाद की जो प्रक्रिया थी, व्यापक सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया, उसमें हमारा विश्वविद्यालय, यानी उन दिनों मैं हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में HCU में था, तो वहाँ भी इस तूफान ने बहुत असर दिखाया। तो इस जो मंडल विरोधी आंदोलन जो चला और मंडल विरोधी आंदोलन का विरोध, इससे जो सामाजिक तत्व, सामाजिक शक्तियां पैदा हुई, उनमें से एक था अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा। और इसे मैंने बहुत करीब से देखा कि दलित आदिवासी छात्राओं को
इतना संघर्ष करना पड़ा। जिस विश्वविद्यालय को हम इतना प्रगतिशील संस्थान मानते हैं, और एक मायने में वो है भी प्रगतिशील संस्थान, जहां सत्ता पक्ष के लिए बने हुए होने के बावजूद सत्ता के विरोध में सोचने की, कुछ करने की ढील होती है, जगह होती है, ऐसे संस्थान में भी जाति को लेकर के कई सारी समस्याएं हुई। रोज हॉस्टल में किसी के साथ कहासुनी, अपने टीचरों और अध्यापकों का अपमान, निरंतर जो अपमान होता है उसको सहना, दूसरे छात्रों से गर्मागर्मी, तनाव, कभी कभी झड़पें, और सबसे जो दर्द देने वाली, जो सबसे दर्दनाक, जो घायल करने वाली चीज, आंतरिक मतभेद, और खासकर जेंडर को लेकर के बहुत सारी संघर्ष, अंदर के संघर्ष। ये दिन आसान नहीं थे, बहुत संघर्ष के दिन थे। तो विश्वविद्यालय को सभी जातियों के लिए लगभग बराबरी की जमीन तैयार करना, ये अपने आप नहीं हो गया, ये आसानी से नहीं हुआ। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, और शायद हैदराबाद विश्वविद्यालय उन अग्रगामी संस्थानों में था जहां जाति की लड़ाई जमकर लड़ी गई। और अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, जो शायद देश का इस तरह का सबसे पहला इतना प्रमुख संगठन था। इसके बारे में सोचिए, खुद अंबेडकर दलित छात्रों को राजनीति में नहीं उतारना चाहते थे, वो इसके पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि दलित छात्र अपनी पढ़ाई करें और अच्छी नौकरी पाएं, अपने पैर जमाने समाज में, और उसके बाद फिर समाज के लिए काम करें, अपने समाज के लिए काम करें। और जो अंबेडकरवादी पार्टियां भी होती हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी, जैसे मायावती जी, और कुछ एक आध और भी पार्टियां हैं, वो छात्र राजनीति को बढ़ावा नहीं देती। ऐसे माहौल में देखिए कितनी ये मौलिक संगठन था, ये कितना ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने देखा कि हालात बदल गए, और बाबा साहेब का अंधाधुंध उनके किए को लकीर के फकीर बनकर उसी राह पर चलते रहना ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने शुरू किया जाति की लड़ाई को विश्वविद्यालय की धरातल पर लड़ने के लिए। और जो तमाम दिक्कतें जिनका मैंने जिक्र किया, उनसे गुजरते गुजरते आज हम इस हालत में पहुंच गए, और अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन इस हालत में पहुंच गया कि वो एक रोहित वेमुला जैसे सितारे को हमें दे पाया। वो अब नहीं रहे, इसका गम हम सबको है, और एक तरह से आप सब इससे सहमत होंगे, और आपके लीडरान भी इसे बार बार कह रहे हैं कि यहाँ जो घटित हो रहा है उसका सीधा संबंध है अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन हैदराबाद से, और वहाँ जो घटित हुआ और जो घटित नहीं हो पाया उससे इसका सीधा संबंध है। तो हमें ये नहीं भूलना है कि विश्वविद्यालय को बराबरी की जमीन बनाना ये अकस्मात नहीं हुआ, ये अनायास नहीं हुआ, ये संयोग से नहीं हुआ। इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन इसका असर अब देखिए कि आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे समाज में अगर कोई संस्थान ऐसा है जो व्यापक रूप से समावेशी है, इंक्लूसिव है, और जहां कमोबेश बराबरी है, मोर और लेस इक्वल एंड ऑल इंक्लूसिव, तो वह है विश्वविद्यालय। आप संसद को देख लीजिए, संसद में महिलाएं नहीं के बराबर है। कामकाजी दुनिया को देख लीजिए, अगर समावेशी है तो बराबरी नहीं है, बराबरी है तो समावेशी नहीं है। तो आप खुद सोचिए, गिनाइए मुझे कोई ऐसा संस्थान जहां सब तरह के लोग भी हों और उनमें आपस में बराबरी भी हो। ये आज की तारीख में केवल विश्वविद्यालय ये कर पा रहा है। राजनीतिक दलों से
जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इनके साथ के जो संस्थाएं हैं, दल हैं, जैसा हुआ उदयपुर में, जैसा हुआ अभी ग्वालियर में, जैसा हुआ लखनऊ में, और कई आप खुद जानते होंगे ऐसे बहुत सारे हमले हो रहे हैं। ये हमले किस कारण से हो रहे हैं या इनके लिए क्या बहाना बनाया जा रहा है? बहाना ये है कि या तो भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म पर किसी प्रकार का उसका अपमान किसी तरह से हुआ है या उसकी अवहेलना हुई है, इस तरह के दावे के साथ हमले हो रहे हैं। जो दूसरे तरह के हमले हैं ये इन संस्थाओं से जुड़े हुए हमले हैं, लेकिन यहाँ हमला कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा, यहाँ राजसत्ता सीधे हमला कर रही है पुलिस के जरिए। और ये इसके उदाहरण हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय और आपका विश्वविद्यालय, जहाँ सीधे सीधे पुलिस आई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। और यहाँ जो कारण बताया जा रहा है वो देशद्रोह का कारण है, मोटे तौर पर देशद्रोह का, और भी छोटे मोटे कारण हैं साथ में, लेकिन जो मुख्य कारण है वो देशद्रोह का बताया जा रहा है। और तीसरा जो हमला हो रहा है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में हमें और सोचना होगा क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। ये तीसरा हमला जो हो रहा है ये आम जनता की तरफ से आ रहा है। आप सब जानते हैं कि जेएनयू और मुनीरका के बीच में एक संकरी सी सड़क है। वो संकरी सी सड़क अब इतनी बड़ी खाई में कैसे बदल गई आज, लेकिन ये हकीकत है कि वो संकरी सड़क नहीं रह गई, वो बड़ी खाई बन गई है। तो आम जनता से जो हमले हो रहे हैं या विरोध हो रहा है वो कुछ ऐसे मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय लोगों की तरफ से हो रहा है और कुछ श्रमिक लोगों के साथ, मामूली लोगों के, ऑटो रिक्शा चालकों की तरफ से या अन्य साधारण लोगों की तरफ से हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? जो धनी लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। वो उसके लिए एक भाषा तैयार की गई है अभी हाल में, वो है करदाता की भाषा, टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर को हिंदी में कहते हैं करदाता। कर का मतलब टैक्स और दाता का मतलब देने वाला, टैक्स पेयर। तो आप सब क्योंकि देशभक्त तो है ही, तो राष्ट्रीय गान तो आपको आता होगा। तो आपको पहली पंक्ति याद है कि भारत भाग्य विधाता। तो आज भारत का भाग्य विधाता करदाता है। तो उस करदाता के नाम पर यह कहा जा रहा है कि ये सब सरकारी पैसे से गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तो इसका सामना करना जरूरी है। इसमें कुछ नासमझी हो सकती है, लेकिन ज्यादा तो एक तरह से द्वेष भाव है। द्वेष भाव इसलिए कि अमीर होने के बावजूद ऐसे संस्थानों में अब दाखिला आसान नहीं है, चाहे वो हैदराबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे वो जेएनयू हो। तो जब आपके बच्चों को दाखिला आसानी से नहीं मिल पाता है और आप समझते हैं कि आपकी हैसियत ऐसी है कि समाज में कोई चीज़ आपके लिए वर्जित नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ आपके लिए तैयार होनी चाहिए, आपके सामने थाली पे परोसी जानी चाहिए। तो जब आपको दाखिला नहीं मिलता है तो थोड़ा द्वेष तो होता ही है ना। तो कुछ तो इसकी वजह से है और कुछ इस गलतफहमी से है कि यहाँ बहुत ज़्यादा सरकारी पैसा ज़ाया हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि ये मेरे रिसर्च का विषय है, तो मैंने इस पे कुछ शुरुआती काम किया है। अभी नया काम है तो इसको प्रकाशित मैं नहीं करूँगा, लेकिन आंकड़े बताते हैं आपके विश्वविद्यालय का जो बजट है, इसके अलग अलग प्लान बजट होता है, नॉन प्लान बजट होता है, सारा मिला करके मोटे तौर पर 300 करोड़ का बजट है। तो इसका 300 करोड़ की औकात क्या है, इसको आप पता लगा सकते हैं दूसरे आंकड़ों से इसकी तुलना करके। और आपने हाल में अखबारों में पढ़ा होगा कि एक हमारे थे श्री विजय मल्ल्या, जो हाल में देश छोड़कर किसी वजह से बड़े दुखी होकर चले गए।
तो उनकी तरफ से जो बकाया है वो है 7,000 करोड़। हाँ आप देखिए 9,000 कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये बड़े लोगों का क्या कहना, उनके लिए 7,000 क्या 9,000 क्या। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए, आपके विश्वविद्यालय का वार्षिक खर्च अगर 300 करोड़ है तो अगर मेरा आंकड़ा शुरू का 7,000 का था, तो आपका विश्वविद्यालय लगभग 23 साल बड़े आराम से चल सकता है अगर मल्लिया साहब से किसी तरह वसूली कर ली जाए तो। इससे भी बड़ा कर्जा है 1,14 यानी 114 लाख करोड़ का, नहीं 114,000 करोड़ का, 1.14 लाख करोड़, जो कि अलग अलग कॉरपोरेट कंपनियों का मिला जुला कर्जा जो सरकारी बैंकों ने उठाया है, जिस कर्जे को, और जिसे हमारी अर्थशास्त्रियों की भाषा में NPA कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि भाई पैसे गए। तो 1.14 लाख करोड़, आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि अगर ये पैसा हम वसूल करते तो इस तरह के कितने विश्वविद्यालय कितने साल तक चल सकते। तो ये तो बात हुई करदाता वाली। मैं 2-1 मिनट के लिए देशभक्ति की भी बात कर लेता हूं, फिर कहा ना जाए कि हमने इसकी बात नहीं की। हाँ, बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि जैसे जो लोग अब मैं शिष्ट भाषा में कैसे कहूं, आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे कन्हैया कुमार जी से मिलने को बड़े उतावले थे अलग अलग कारणों से। तो उनमें एक कारण ये बताया जा रहा है बार बार कि देशभक्ति के नारे उनसे बुलवाना है। तो मैं आपसे, आप सबकी, मेरी माँ है, आप सबकी माँ भी होगी। मेरी माँ 81 साल की है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 9वीं पास कर ली, 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाई, और टूटी फूटी हिंदी बोल लेती हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेती हैं, लेकिन बात सिर्फ कन्नड़ में होती है। तो मैं ये कल्पना कर रहा था कि मैं अगर अपनी माँ से कहूँ, हे मातृश्री, तुम्हारे लिए मेरे पास अपार प्रेम है, मेरे नस नस में तुम्हारे लिए भक्ति भाव कूट कूट कर भरी है, और इस तरह के मैं उनसे बात करने लगूं तो वो तुरंत मुझे पागल खाने में दाखिला दिलाने के लिए ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरी माँ अजीब सी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसी हरकतें अपनी माँ के सामने करोगे तो आपकी माँ भी वही करेगी। बेटा या बेटी, क्या हो गया है तुम्हें, ठीक कराओ इसे, दवा दिलाओ। तो क्या हमारी भारत माता हमारी अपनी माँओं से इतनी अलग है कि उसको जरूरत होती है बार बार हमारे उसकी इस दुहाई देने के लिए कि माँ हमें तुमसे प्रेम है, हमें तुमसे प्रेम है। कम से कम देशभक्ति के मामले में तो करनी की चलनी चाहिए, कथनी की नहीं। आपकी देशभक्ति की परीक्षा, सही परीक्षा यह है कि आप क्या कर रहे हैं, कहां हैं आप, किस तरह का काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। यह वाजिब परीक्षा है आपकी देशभक्ति की, चाहे आप नारे जो भी बुलंद करें। क्योंकि हमारे श्री श्री मल्लिया साहब भी कई बार उन्होंने देशभक्ति के नारे लगाए होंगे। तो नारे लगाने भर से कुछ नहीं होता, नारे महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे जज्बातों को एक तरह से केंद्रित करते हैं और राजनीति में बहुत काम आते हैं। लेकिन केवल नारे लगाने से, चाहे वो हमारे ही नारे क्यों ना हो, अगर आप सिर्फ जय भीम करते रहोगे कुछ नहीं होने वाला, उसके आगे भी कुछ करना पड़ता है।
लाल सलाम करते रहोगे सिर्फ तो कुछ नहीं होगा। उसके आगे आपको जमीन पर उतरकर काम करना होगा और आपकी असली परीक्षा उस काम पर होनी चाहिए। आपका मूल्यांकन, आपकी देशभक्ति का मूल्यांकन उस काम के आधार पर होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि उस परीक्षा के लिए विश्वविद्यालयों, सारे विश्वविद्यालय हम तैयार हैं इस परीक्षा के लिए। लीजिए हमारी परीक्षा, आप पता कीजिए हम क्या कर रहे हैं, किस तरह के विषयों पर रिसर्च कर रहे हैं, किसके लिए हम काम कर रहे हैं, कुछ आप हमें जानिए तो आपको फिर पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या ये वाजिब है कि आप हम पर देशद्रोही होने का आरोप लगाएं। तो देखिए, ये यहाँ की लोकतांत्रिक संस्कृति है तो सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। नहीं तो मैं वो इंटेंशन आवाज को बढ़ा दिया है, सुनने के लिए इतना कि इज्जत नहीं विश्व चाहिए। दृष्टि बनाने के लिए, विवेक पनपाने के लिए विश्वविद्यालय को कुछ करना पड़ता है। केवल विश्वविद्यालय कभी मात्र एक कारखाना नहीं हो सकता जो किसी मशीन के कलपुर्जों की तरह छात्रों को तैयार करे अर्थव्यवस्था में खप जाने के लिए, किसी तरह की नौकरी पा जाने के लिए। मुझे गलत मत समझिए, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मेरी प्रार्थना है कि आप सबको अच्छी नौकरी मिले, लेकिन नौकरी के साथ साथ आप कुछ और भी बने। मैं जब यहाँ जेएनयू में पढ़ता था, बहुत साल बीत गए, तो एक इसी तरह का कोई छोटा मोटा आंदोलन चल रहा था। तो उसमें एक नारा दिया गया जो हमारे कुछ बेंगलोर के कुछ साथी लाए थे, बहुत सारे समाजवादी आए थे उस समय, और उन्होंने कन्नड़ का ये नारा दिया था जो हमने उन दिनों इस्तेमाल किया। और मेरे ख्याल से जो नारा बिल्कुल जेएनयू का नारा है, ये नारा, इसका कहीं और लग पाना मुझे आसान नहीं लगता। और ये कन्नड़ का ये नारा था, उस समय रेक्टर साहब को संबोधित कर रहे थे। तो कन्नड़ का नारा ये था कि रेक्टर अवरे मनुष्य रागी, यानी कि रेक्टर साहब मनुष्य बनो। छात्र आंदोलन में नारा लग रहा है कि विश्वविद्यालय के अफसर को मिन्नत करते हुए, विनती करते हुए कि रेक्टर साहब आप मनुष्य बनिए। तो हमारे विश्वविद्यालय मनुष्य बनाने के लिए, कर्मचारी बनाने के लिए नहीं। तो आप सब, जैसा मैंने कहा कि आप सब खुद विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय का जीता जागता अवतार हैं। तो आप ये मत मानिए कि केवल आप एक विश्वविद्यालय के अवतार हैं, आप हमारे सभी विश्वविद्यालय के अवतार हैं। और इस तरह का अवतार होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। वो कीमत ये है कि आत्मनिरीक्षण को आप कभी आत्ममुग्धता में बदलने न दें। आप ये ना सोचने लगे कि देखो हम कितने महान हैं, कि देखो हमारा विश्वविद्यालय कितना अनोखा है। अनोखा है जरूर, लेकिन ये विश्वविद्यालय एक प्रतीक है, एक प्रतिनिधि है। और प्रतिनिधि होने के नाते आपकी बहुत सारी, आपकी, हमारी, हम सब की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो हमें उन सभी दूसरे विश्वविद्यालयों को याद रखना है जहां उन्हें इस तरह की महफिल भी नसीब नहीं हो पाती। और हमें खास तौर पर हैदराबाद विश्वविद्यालय को याद रखना है, हमें खास तौर पर जाति के मुद्दे को याद रखना है, और तमाम उन गैर बराबरियों को याद रखना है जिनको हम विश्वविद्यालय की इस भूमि पर, इस धरातल पर कुछ हद तक कम कर पाए हैं। और हम कम कर पाए हैं इसी वजह से
हम पर हमले हो रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, विश्वविद्यालय भी चलता है जैसी स्थिति में होते और वर्चस्व के साथ दे रहे होते, तो कुछ बवाल खड़ा नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती। तो अगर समस्या आई है तो इसलिए आई है कि हम सब इस संघर्ष में जुटे हैं कि हम मनुष्य बने। धन्यवाद।